हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में। जैसा कि आप इसका शीर्षक दे सकते हैं, पर्यावरण, जो कि कक्षा 7th का भूगोल का अध्याय नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल पर NCERT की सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको कक्षा 6 से लेके 12th तक सारी NCERT बुक बेसिक से लेके प्रश्नोत्तर के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। सारे प्रश्नोत्तर एंड बेसिक्स के पूरी NCERT को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी और आपकी बेसिक समझ उस विषय के बारे में विकसित करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसमें ऐसे ही आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका पर्यावरण, क्लास 7th का NCERT का। कौन सी बुक का? भूगोल का। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। क्लास 7th भूगोल, चैप्टर नंबर 1। आओ दोस्तों, देखो यहां से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। तो जब छुट्टियों के बाद में एक रवि था, वो बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, तो उसने देखा कि जो उसका स्कूल के जो पास का खेल का मैदान है उसमें तो खुदाई हो रही थी। पहले वहां वो लोग खेलते थे, वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो लोगों ने क्या बताया कि अब वहां पे एक इमारत बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। फ्लैट शब्द को आप जानते ही होंगे, अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो वहां पे फ्लैटों वाली बिल्डिंग्स होती हैं, और अगर गांव में रह रहे हैं तो आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी बच्चों शहरों में, उनमें क्या फ्लैट्स होते हैं, 2 BHK 1 BHK इस तरह से। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने देखा कि यार, अब पहला जो हमारा खेलने का मैदान था, घास के जो गेंदे के फूल थे, तितलियां थी, वो तो अब नष्ट हो जाएंगी। तो उसकी आंखों से क्या बच्चों, आंसू निकलने लगे। आपने भी ये सब महसूस किया होगा। तो उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो यहाँ पे बात आती है बच्चों पर्यावरण की। तो आपने एक शब्द सुना अभी यहाँ पे कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको कौन सा शब्द सुनने को मिला? पर्यावरण। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये किसने कहा कि पर्यावरण बदल रहा है? जो वहां के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कहा कि देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो उसने पूछा अपने शिक्षक से कि बताओ सर, ये पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। तो पर्यावरण का जवाब उसके शिक्षक ने क्या दिया बच्चों? जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण है। तो आप बच्चों जो भी अपने आसपास देखते हो वो क्या है? पर्यावरण का ही भाग है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो उसने सब चीजों के नाम बताए जो उसके आसपास थे। तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि क्या ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं? तो शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े और किताब। तो बच्चों, आप जो भी आपने आसपास देखते हो उसमें से बहुत सारी चीजों को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो यहाँ पे एक नया शब्द आता है, प्रकृति, नेचर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? नेचर। तो आप नेचर, प्रकृति को जानते हैं। जो हमारे आसपास जो चीजें प्रकृति ने बनाई हैं वो क्या है? जैसे पर्वत हमने बनाए नहीं बनाए ना बच्चों, ये प्रकृति ने बनाए, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से बने। नदियां प्रकृति ने बनाई हैं, पेड़ प्रकृति ने बनाए, नेचर ने बनाए, प्राणी प्रकृति ने बनाए। लेकिन सड़क की बात करें बच्चों, सड़क किसने बनाई है? सड़क हमने बनाई है, मानव ने बनाई है। कार किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है? नहीं, कार किसने बनाई है बच्चों? मानव ने। कपड़े किसने बनाए बताओ बच्चों? प्रकृति ने या मानव ने? मानव ने। किताब मानव ने। अब आपसे पूछूं पेन किसने बनाया है? पेन बताइए, मानव ने। मैं आपसे कहूं आपकी किताब किसने बनाई है? मानव ने। अब मैं आपसे कहूं आपका बैग किसने बनाया है? मानव ने। आप जिस टेबल कुर्सी पे भी बैठे हैं वो किसने बनाई है? मानव ने। तो आपको ये सब पता चल जाएगा बच्चों, क्या मानव ने बनाया है, क्या प्रकृति ने बनाया है। तो पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं या तो वो प्रकृति ने बनाई है या मानव ने बनाई है। और पर्यावरण है क्या? ये सारी चीजें जो हमने अपने आसपास देख रहे हैं,
जो या तो प्रकृति ने बनाई है या मानव ने बनाई है, वो सारा चीजों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, पर्यावरण। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो ये तो आप बना सकते हो ना बच्चों, आप अपने बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखते रहिए और अनुमान लगाते रहिए क्या किसने बनाया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। देखो बच्चों, पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। ठीक है बच्चों, यह हमें सांस लेने के लिए, पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है बच्चों। यह हमें सांस लेने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन, पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है, परि प्लस आवरण, जो चारों तरफ से हम ढके हुए हैं उससे वो क्या है, पर्यावरण। जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है, पर्यावरण। यही तो है पर्यावरण। तो उसमें क्या देखो, पर्यावरण में क्या है, हवा भी आएगी। अब बताओ बच्चों, हवा क्या है, प्रकृति ने बनाई है, हमने, प्रकृति ने बनाई है। जल प्रकृति का है। भोजन, भोजन की कुछ चीजें प्रकृति की हैं और भोजन को जैसे हम मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे आटा प्रकृति से मिला, हमने उसमें क्या किया, ये सब मिलाकर रोटी बना ली, तो वो मानव ने बना ली। एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन, पर्यावरण बच्चों। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। देखो, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। आप मानते हो कि नहीं मानते, वायु प्रदूषण कैसे होता है, कार के धुएं से। पानी को जब हम पात्र में एकत्र करते हैं बच्चों, तो भोजन को बर्तन में परोस हो जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण करता है। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हम पर्यावरण में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। कि जो वायु है वो तो प्रकृति ने दी है, लेकिन हमारा जो धुआं है, धुआं किसने बनाया, आदमी बना रहा है ना धुआं, तो कार से धुआं बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण में चेंज हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पानी को हम पात्र में इकट्ठा कर ले रहे हैं, ये हमने चेंज किया। भोजन को हम बर्तन में परोस रहे हैं, ये हमने परिवर्तन किया। और भूमि पर हमने क्या किया, कारखानों का निर्माण किया। भूमि क्या है, प्रकृति का बना हुआ है, लेकिन कारखाने क्या है, मानव निर्मित है। तो ये क्या हुआ, हमने प्रकृति में परिवर्तन किया है बच्चों। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने परिवर्तन किया अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का क्या कर रहा है बच्चों, निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मानव जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो आप बता सकते हो कि मानव निर्मित जो वस्तुएं, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार से जो वस्तुओं का निर्माण करता है वो प्राकृतिक चीजों के ऊपर करता है। जैसे मिल, कारखाने, ये कहाँ पे कर रहे हैं, भूमि पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बर्तन है, जैसे आपका चांदी, सोना, ये तो प्रकृति में मिलता है, लेकिन उससे हिसाब से हम आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं, बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गए। अब देखो बच्चों, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आस्था, सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। जैसे उसके शिक्षक जी ने क्या कहा था कि पर्यावरण बदल रहा है, तो एक बच्चे ने पूछा कि पर्यावरण बदल क्यों रहा है, तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। देखो बच्चों, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, मानव ऐसे ऐसे कुछ कुछ खोजें करता जाएगा, कुछ वैसी चीजों का निर्माण करता जाएगा, नई बिल्डिंग्स बढ़ती जाएंगी, और उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी बदलता जाएगा। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे हमारा प्राकृतिक पर्यावरण में हवा शुद्ध थी पहले, लेकिन जैसे जैसे हमने कार बनाई, कारखाने बनाए, वैसे वैसे धुआं बढ़ता गया और पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषित होता गया। तो पर्यावरण में चेंज आए कि नहीं आए। तो जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती हैं वो, और जरूरतें हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, उसी के हिसाब से क्या होता है, पर्यावरण में बदलाव होता रहता है। इसलिए हम भी क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट भी कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपका इमेज जो चित्र है, आप देखिए, ये पर्यावरण के घटक बीच में लिखा हुआ है। इसमें दो हो गए, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। अब देखो बच्चों, जलमंडल, जल जो है, जलमंडल, ये प्राकृतिक है कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर। वायुमंडल, जो हवा देखते हैं आप चारों तरफ, वो वायुमंडल प्राकृतिक है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्थल मंडल, ये भी क्या है, प्राकृतिक है, जो आपका जमीन है, भूमि है। सजीव मंडल, जैव मंडल, जैव मंडल आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती हैं वो जैव मंडल है, जहाँ जल, स्थल, वायु रहने के लिए इस तरह से मिलती हैं कि जहाँ पे जीवन संभव है, वो क्या है, जैव मंडल। ये भी क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन इमारतें बच्चों, इमारतें क्या है, मानव निर्मित। पार्क क्या है, मानव निर्मित। पुल क्या है, मानव निर्मित। सड़क क्या है, मानव निर्मित। स्मारक क्या है, मानव निर्मित। उद्योग क्या है, मानव निर्मित। तो ये भी तो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन ये कौन से हैं, मानव निर्मित, और ये क्या है, प्राकृतिक। और देखो, मानव, एक व्यक्ति, व्यक्ति से मिलकर परिवार मिला, परिवार से मिलकर समुदाय मिले, समुदाय बने, समुदाय से बहुत सारे फिर धर्म हो गए, शैक्षिक गतिविधि हो रही है, ये आर्थिक गतिविधि हो रही है, राजनीतिक स्थिति है हमारे भारत देश की, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, मानव से मिलके बने हुए हैं। ये भी क्या है, पर्यावरण के घटक है। मानव क्या है, आपको क्या लगता है, मानव के पर्यावरण के घटक नहीं है? प्राणी भी तो पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन वो प्रकृति से निर्मित है। देखो बच्चों, जीवीय, सजीव प्राणियों के संसार को क्या कहते हैं, जीवीय, जीवीय है ना, जीवीय, जिनमें जीव है, मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप हो गए और जंतु हो गए। अजीवीय,
जो निर्जीव पदार्थों का संसार है उसको क्या बोलते हैं? अजीवीय संसार। क्या बोलते हैं? अजीवीय पर्यावरण। जीवीय पर्यावरण क्या होगा? जो सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे कि पादप, पादप जीव होते हैं, जंतु जीवित होते हैं। अजीवीय में कौन आएगा? निर्जीव, जैसे कि स्थल हो गया, मेज, कुर्सी, ये सब। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो यहां से आपको डेफिनेशन मिल जाती है बच्चों पर्यावरण की, कि कोई भी जीवित प्राणी के चारों तरफ, ये आप याद रख लेना, कोई भी जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है बच्चों? यहां तक लिख देना, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का परिमिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखो, प्राकृतिक अगर हम पर्यावरण की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण में दो चीजें हो जाती हैं, एक हो जाती है जीवीय और एक हो जाती है आपकी अजीवीय। एक क्या हो गई बच्चों? अजीवीय। ठीक है, अब जीवीय में क्या आ जाएंगे? जीवीय में जैसे जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, जंतु और प्राणी, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? जीवीय। और अजीवीय में क्या हो जाएंगे बच्चों? अजीवीय में आ जाएगा जैसे आपके स्थल, जमीन हो गई, ठीक है, जल हो गया, ये भी तो अजीवीय है। और बताओ प्राकृतिक अजीवीय और क्या होगा? वायु, ये भी तो अजीवीय है। ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके अजीवीय। ठीक है, अजीवीय पर्यावरण। जबकि मानवीय पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो मानव की जो परस्पर क्रियाएं या उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या आएंगे? मानव की परस्पर क्रियाएं हो गई, उनकी जो गतिविधि होती है, मानव की गतिविधि, और उसके द्वारा जो बनाई गई बहुत सारी रचनाएं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई बच्चों, कारखाने हो गए, कार हो गई, ये सब क्या है बच्चों? मानवीय पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, इसी को बोलते हैं पर्यावरण। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, एनवायरोनेर यानी कि एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी पड़ोस। आपके पड़ोस में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो क्या हो गए? एनवायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण। अब बच्चों बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि पर्यावरण में दो हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक की बात करते हैं। अब देखो, भूमि, जल, वायु, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पेड़, पौधे, जीव, जंतु, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? प्राकृतिक पर्यावरण। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों डिटेल में। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, पृथ्वी की तो आगे लाते हैं। देखो बच्चों, पृथ्वी की कठोर परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जो कि ठोस परपटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। यह किससे बनी है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये हमने पिछली क्लास में, क्लास 6 की जो हमने ज्योग्राफी पढ़ाई थी आपको मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो बच्चों एक बार आप क्लास 6 की ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, उससे आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्थलमंडल क्या है? चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और यहाँ पर रेत की मिट्टी की पतली परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये कैसा धरातल है बच्चों? पहाड़ है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। पृथ्वी की जो परत है, ऊपर की परत, आप उसमें देखते हो क्या क्या देखते हो? कहीं पे पठार देखते हो बच्चों, कहीं पे पहाड़ देखते हो, कहीं पे मैदान देखते हो, कहीं पे घाटी देखते हो। इस तरह की जो विषम स्थलाकृति वाला जो विषम धरातल है, यही क्या है? हमारा स्थलमंडल है। ये स्थलाकृतियां जो है वो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये स्थलाकृति जो आप देखते हो, ये सारे जो महाद्वीप मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको 6th वाली ज्योग्राफी में, वहां पे तो मिलती हैं। उसके अलावा जो महासागरों की सतह है वहां पे भी विषम है। वहां की महासागरों की सतह पे भी क्या है कि पहाड़ मिलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं घाटी मिलती है। महासागरों की सतह पे भी ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं बच्चों, लेकिन वो पानी के अंदर हो गई हैं, इसलिए वो महासागर के अंदर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर की तरफ भी है। तो स्थलमंडल वह क्षेत्र हो गया जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो आपसे कोई पूछे कि स्थल मंडल का क्या उपयोग है, तो स्थल मंडल का क्या उपयोग है बच्चों? तो आप कहोगे कि ये हमें वन, जहाँ पे वन कहाँ पे होंगे? जमीन पे ही होंगे। कृषि के लिए हमें जमीन चाहिए, मानव बस्तियों के लिए हमें भूमि चाहिए, पशुओं को चरने के लिए जो घास के मैदान है वो कहाँ पे होंगे? जमीन पे ही होंगे, भूमि पे ही होंगे। तो ये क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास के स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज भी कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं, ठीक है।
ठीक, यहाँ तक आपको समझ गया स्थल मंडल में मिलते हैं। तो ये तो बच्चों आपने स्थल मंडल के बारे में सीखा। अब बात करते हैं जल के क्षेत्र को। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल मंडल। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। जलमंडल क्या है बच्चों? सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यानी जल के क्षेत्र को, स्थल वाला हमने देखा स्थल मंडल हो गया, अब बच्चों जल के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जलमंडल। अब जलमंडल में क्या क्या आ जाएगा? नदी आ जाएंगे, झील आ जाएंगे, समुद्र आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे। ये सब विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है जलमंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है कि नहीं? जितना जमीन हमारे लिए जरूरी है उतना ही हमारे लिए जल जरूरी है बच्चों। ये हो गया हमारा जलमंडल के बारे में। अब पढ़ते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या हो जाएगा बच्चों? वायु की परत, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थाम के रखता है। देखो हमारी पृथ्वी है ये, इसमें चारों तरफ हवा है कि नहीं? यहाँ पे हवा है, चारों तरफ वायु है, लेकिन ये वायु कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाती अंतरिक्ष में, ये पृथ्वी की तरफ ही, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इन वायु के कणों पे लगता है और इन वायु के कणों को अपनी तरफ खींचते रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हवा पतली होती जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो दबाव होगा वो कहाँ पे लगेगा? ज्यादातर कण कहाँ पे होंगे? वायु के कण सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? वायु पृथ्वी के नजदीक होंगे। और पृथ्वी से हम जितनी ऊपर जाएंगे उतना ही जो गुरुत्वाकर्षण वाले बच्चों को क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए ऊपर की हवा क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी, विरल होती जाएगी। इसलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे हवा क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। हवा क्या हो जाती है? ठंडी हवा विरल हो जाती है। तो वहां पे हमको सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है, हमें दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि हमें प्रॉपर पूरी की पूरी ऑक्सीजन हमें वहां पे ऊपर नहीं मिल पाती। तो ये आप बता सकते हो बच्चों। ये है सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें आपने पता है ना, एक ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो वायुमंडल के काम आपको समझ में आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार की गैस होती हैं। गैस आपको पता ही है वायुमंडल में कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, जो कि कितनी है बच्चों? 78%। ये भी मैंने आपको 6th क्लास में बताया था। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 21%। और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसें कितनी है बच्चों? वो 1% के अंदर आ जाती हैं। ठीक, कई प्रकार की गैस हो गई, धूलकण हो गए, जलवाष्प, ये सब किसके वो है? अंग है वायुमंडल के। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये तो आपको पता ही है ना बच्चों। जैसे वायुमंडल चेंज होता है, जैसे आपकी जो हवा बह रही है, जो आपकी तरफ वातावरण है, जो आपका वायुमंडल है, उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, उसी के हिसाब से क्या होता है बच्चों? आपका मौसम चेंज होता है और जलवायु भी चेंज होती है। मौसम और जलवायु ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन होने वाला बदलाव। और जलवायु क्या है? मौसम की दशा में एक बहुत लंबे पीरियड में, कम से कम 20, 30, 40 सालों में होने वाला परिवर्तन क्या है बच्चों? जलवायु। ये आप पिछली क्लास में आपको पढ़ाया हूँ बहुत डिटेल में। आप एक बार क्लास 6 की देखो बच्चों, आपको 7th की ज्योग्राफी पढ़नी है तो एक बार आप क्लास 6 की ज्योग्राफी को जरूर पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पे पूरी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज है ज्योग्राफी की, भूगोल की। एक बार उसमें सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको 7th और 8th ये सब पढ़ने में क्या है? आसानी रहेगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जैव मंडल। यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस जैव मंडल क्या हो जाएगा? जैसे ये जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल, जहां पे तीनों मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्थल मंडल, जहां पे तीनों चीजें अवेलेबल है। जैसे हमारी पृथ्वी पे हमारे पे जल भी है, वायु भी है, और हमारी पृथ्वी पे क्या है बच्चों? स्थल मंडल भी है। तो वह क्षेत्र पादप और जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल मंडल भी है, जल भी है, वायु में है, वो मिलके उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? जीवन संभव हो पाता है। क्योंकि जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्थल, जल और वायु। जहाँ पे तीनों चीजें होंगी वहीं पे जैव मंडल होगा, वहीं पे पादप और जीव जंतु जीवित रहेंगे। तो ये आपको जैव मंडल की डेफिनेशन पता चल गई। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह वह संकीर्ण क्षेत्र होता है पृथ्वी पर जहां पर स्थल, जल और वायु तीनों संभव है, तीनों या अवेलेबल होते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। अब बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? देखो बच्चों, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, देखो रवि है, उसकी कक्षा का एक एनसीसी कैंप हुआ उसकी क्लास का, तो उसमें जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तो रवि की क्लास में एक जेसी नाम का लड़का है जो कि केरल का है, तो वो कह रहा है देखो कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। मतलब केरल में मूसलाधार टाइप की वर्षा होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है, लगातार बारिश होती रहती है, मूसलाधार बारिश होती रहती है। कहाँ पे? केरल में। और कैसे खेत हैं?
बड़े हरे भरे खेत हैं और नारियल के बागान है। नारियल कहाँ पे होते हैं बच्चों? केरल में। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा, अब उसकी क्लास में एक लड़का जैसलमेर का है जो कि है हीरा, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आता है, हमें दूर दूर तक कंकड़ पत्थर और रेत ही नजर आता है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, लेकिन रवि ने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं रेगिस्तान में। तो देखो ये क्या अंतर है, ये क्या है अंतर है दोनों जगह पे। केरल आपको पता ही है ना, केरल कहाँ पे है? जैसे ये हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो इसमें यहाँ पे क्या है बच्चों? केरल है। तो केरल में क्या है? मूसलाधार बरसात होती है, क्योंकि देखो मानसून सबसे पहले केरल में आता है, ठीक है। तो उसने कहा कि केरल में मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो उसने रवि हीरा ने कहा कि हमारे यहाँ तो जैसलमेर, जैसलमेर आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है उधर, तो वहां पर तो क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है अरावली की वजह से, इस समय हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश बहुत कम होती है और हमारे यहाँ तो ऊँट मिलते हैं। तब उसने कहा कि रवि ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। अब देखो बच्चों, हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी तो देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, उसने कहा कि जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो वहां पे क्या है? सांप है जमीन पे, छिपकली है, कीड़े मकोड़े हैं, तो उसकी वजह से लोग क्या है? ऊँट पे बैठ के दूर दूर तक जाते हैं। और ऊँट जो होता है आप जानते हैं रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ऊँट को। ऊँट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए खाना खाए रह सकता है, क्योंकि वो अपना जो बसा होती है उसको वो अपने कुबड़ में इकट्ठा कर लेता है, उससे अपना बहुत दिनों तक पानी को बचा बचा के अपने शरीर के लिए यूज करता रहता है। ये आप आगे पढ़े होंगे साइंस में भी। अब रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? तो अब आप सोचो कि एक जगह है जहाँ पे इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां पे बागान है, खेती के नारियल के बागान है, हरे भरे खेत है, और एक वहीं पे आप जैसलमेर की बात कर रहे हो बच्चों, जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पे ऊंट पाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जा रही है, अलग अलग तरह के लोगों के रहन सहन है? तो इस सब का संबंध क्या किससे होता है? तो क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा कि यस, इनका एक दूसरे से संबंध है, क्योंकि जो सभी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो जो हमारा जैसलमेर का जो एरिया है, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, वहां का जो पर्यावरण है वो क्या है? वहां पे सूखा जमीन पाई जाती है और वहां बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। सूखी जमीन है, रेत है वहां पे, और बारिश की मात्रा क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो आप वहां पे कैसी वनस्पति पाई जाएगी? ऐसी वनस्पति ही तो पाई जाएगी जिसको पानी की आवश्यकता क्या होती होगी? कम होती होगी। तो आप जानते हैं कि पानी की आवश्यकता किस वनस्पति को कम होती है? कटीली झाड़ियां, इनको पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ऊंट पाया जाएगा वहां पे, क्योंकि ऊंट को पानी की जरूरत कम पड़ती है। तो ये ऐसे जो हम जो भी हमने मतलब हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं बच्चों, उस क्षेत्र की वनस्पति हुई, उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन हुआ, और जीव जंतु किस पर डिपेंड करते हैं? पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। वहां पे किस तरह की हमारी जलवायु है, वहां पे किस तरह का हमारा जमीन है, हमारा किस तरह का वहां पे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल कैसा है, जलवायु कैसी है, पर्यावरण कैसा है, इन सब चीजों पे बच्चों ये डिपेंड करते हैं। तो टीचर ने यही कहा, शिक्षक ने यही कहा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। क्योंकि ये सब किस पर निर्भर है? पर्यावरण पर। जैसा पर्यावरण होगा वैसे ही जीव जंतु वहां पे पनपेंगे। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध जो होता है वही पारतंत्र का निर्माण करता है। तो आपसे कोई पूछे कि पारतंत्र क्या है, कि जो जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनका आपसी आपस में एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। कि जो पर्यावरण का बीच का संबंध है, जीवधारियों का और पर्यावरण का संबंध, और जीवधारियों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, यही क्या बनाता है बच्चों? पारतंत्र बनाता है। जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, इनका भी पारतंत्र हो सकता है। जैसे कि हम बात करें रेगिस्तान का पारितंत्र, तो रेगिस्तान का एक पारितंत्र हो सकता है कि रेगिस्तान में क्या होगा? रेत पाया जाएगा, तो ये पारतंत्र के हिस्से हो गए। वहां पे क्या पाया जाएगा? ऊंट पाया जाएगा, ये भी एक पारतंत्र का हिस्सा हो गया। कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, वो भी एक पारतंत्र का हिस्सा हो गया। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? एक पारतंत्र बना रहे हैं। क्योंकि जीवधारी यहाँ पे कौन हो गए? ऊंट हो गए या फिर कोई भी जीवधारी हो गए, वो सब आपस में एक दूसरे से संबंध करेंगे। मानव हो गए यहाँ पे रहने वाले वो, और उनके पर्यावरण के बीच का संबंध, रेत के बीच का संबंध, कटीली झाड़ियां है, रेगिस्तान, ये सब क्या होते हैं बच्चों? पारतंत्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्वतीय इलाका होगा तो पर्वतीय इलाकों में पर्वतीय लोगों का रहन सहन हो जाएगा, वहां पे उस तरह की पर्यावरण होगा, वहां पे उस तरह की वनस्पति पाई जाएगी, वहां पे बारिश ज्यादा होगी। तो वो सब डिपेंड करता है कि वहां का पर्यावरण कैसा है। तो पारतंत्र के बारे में आपने क्यों नहीं जाना कि जीवधारियों का आपस में संबंध एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र कहलाता है। या फिर यहाँ पे एक पारतंत्र की डेफिनेशन दी है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी
आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो आप कह सकते हो कि वह तंत्र जिसमें सारे जीवधारी आपस में हम एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक क्या हो जाएंगे, जैसे रेत हो गया, रेगिस्तान की अगर मैं एग्जांपल लूं, और वहां पे जितने भी जीवधारी मानव होंगे या जानवर होंगे वो सब इनके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। वही क्या बन जाएगा बच्चों, पारितंत्र बन जाएगा। ठीक, जैसे ये एक ताल का पारितंत्र है, देखो एक ताल बना हुआ है, उसमें देखो वहां पर इस तरह के कमल के फूल पाए जा रहे हैं, ऐसी घास पाई जा रही है, वहां पे जानवर पक्षी पाए जा रहे हैं, वहां पर जानवर भी पानी पी रहे हैं, हिरण भी पानी पी रहे हैं, ऐसी वनस्पति है। तो ये सब मिलकर क्या बन गया, एक पारितंत्र बन गया। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जीवधारी हैं, ये सारे जीवधारी आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं या फिर जो आसपास का जो पर्यावरण है उसके साथ मिलकर क्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक पारितंत्र बन गया। ठीक, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारतंत्र बनाता था? यस, हर जगह पारतंत्र बनेगा बच्चों। आपस में जहां पे भी आप जीवधारी मिलके और आसपास के पर्यावरण के साथ मिलकर क्रियाएं करेंगे वो पारतंत्र बनेगा। अब बात करते हैं बच्चों मानवीय पर्यावरण। तो पारतंत्र क्लियर हो गया होगा, और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये सब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो अब तक हमने क्या सीखा बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सीखा। पर्यावरण के जो घटक था वो अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्राकृतिक घटक की बात कर रहे थे, प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण जो मानव निर्मित है। ठीक है, पर्यावरण का वह भाग जो मानव निर्मित है उसके बारे में बात करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या होता है बच्चों, परिवर्तन करता है। देखो बच्चों मानवीय पर्यावरण क्या है बच्चों, मानव जो है वो अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है बच्चों, क्रियाएं करता है, पारस्परिक क्रियाएं करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे स्थल मंडल है, ठीक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। मानव आया, कहीं पे तो बिल्डिंग बना देगा, कहीं पे ताल बना देगा, ठीक है, कहीं पे खेत रेगिस्तान बना देगा, कहीं पे खेती करेगा। तो ये स्थल मंडल जो प्राकृतिक पर्यावरण था उसके साथ क्या कर रहा है, मानव क्रिया कर रहा है और उसमें अपने हिसाब से क्या कर रहा है बच्चों, बदलाव कर रहा है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे प्रारंभिक जो मानव था आप जानते हैं वो क्या करता था, शिकार करता था, प्रकृति की जो फल फूल और ये सब उसे जंगलों से मिलते थे उन पर वो निर्भर रहता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, मानव ने क्या किया, फसल उगाना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया। और फिर मानव जब फसल उगाने लगा, पशु पालने लगा, तो ये मैंने इतिहास में बताया, फिर क्या हुआ बच्चों, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर क्या हुआ, स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले तो वो घुमक्कड़ एक तरह से आदि मानव के रूप में इधर से उधर घूमता रहता था, लेकिन जब फसल उगाएंगे आप पशु पालेंगे तो अब आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर स्थायी जीवन का क्या हुआ, उसने सीखा कि स्थायी जीवन कैसे जिया जाता है। और स्थायी जीवन जैसे उसने सीखना स्टार्ट किया, घर बनाना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही घर बने, लोग रहना स्टार्ट हुए, समाज का निर्माण हुआ, समाज बनी तो सभ्यता बनी, सभ्यता बनी फिर राज्य बने, देश बने, फिर इस तरह से आप जानते हैं पूरा कैसे हुआ, ये हमने इतिहास में पढ़ाई है। पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे अब क्या हुआ बच्चों, पहिए का आविष्कार होने लग गया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब एक नई टर्म आई आपके पास, वस्तु विनिमय पद्धति। आप जानते हैं कि अभी जो हम विनिमय पद्धति हम यूज करते हैं, देखो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, मैंने आपको ये हिस्ट्री में बताया था, विनिमय का होता है मतलब एक्सचेंज। मैंने आपको इतिहास का, देखो बच्चों आप मेरे चैनल पे इतिहास वाला जो सीरीज है क्लास 6 की वो भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आप वो भी जल्दी एक बार देख लीजिएगा। उससे क्या है कि आपको क्लास 6 में जो हमने पढ़ाया है वो समझ में आएगा। जैसे कि अब हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसी चैनल पे, तो क्लास 7 की हिस्ट्री समझने में आपको क्या होगा, इतिहास समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो फिर वही आपको बीच से कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे। तो देखो मैं विनिमय आपको बताया था बच्चों, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। तो जैसे आप मतलब किसान है तो आपके पास में क्या होगा, गेहूं ज्यादा होगा, अनाज ज्यादा होगा, और वहीं पे मान लो कि जो औजार बनाता है, लोहार है, तो उसके पास में औजार होंगे, आपको क्या हल की जरूरत है, लोहे के औजारों की जरूरत है, तो आप इनके पास जाओगे और इनसे कहोगे कि मुझे औजार दे दो। लेकिन इस जो लोहार है इसके पास में आपको लगता है गेहूं होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, कुछ गेहूं इसको दे देगा और ये बदले में औजार दे देगा। तो इस जगह पे जो विनिमय हुआ है, जो एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, वो किसका हुआ है बच्चों, वस्तु का हुआ है। तो पहले ये वस्तु विनिमय पद्धति थी, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। लेकिन आजकल क्या है, पैसे का एक्सचेंज होता है। आप क्या करते हो, किसी के पास में भी जाते हो, बस पैसे दे देते हो और वो आपको चीज दे देता है, और इन पैसों को यूज करके ये बंदा कहीं और दे देता है, वहां से वो अपनी चीज खरीद लेता है। तो इससे क्या हुआ कि वस्तु विनिमय पद्धति में क्या था कि इसको इसी पर डिपेंड होना पड़ता था, ये इसी से खरीदेगा।
लेकिन ये पैसे वाला जो एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज जो आपका सिस्टम है, इसमें क्या आपके पास पैसे होना चाहिए, आप बाजार में कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो। तो आप ये हम बाद में हम सीखेंगे बच्चों इसके बारे में कि कैसे इसका और विकास हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आया, जब ज्यादा अन्न उपजाने लगे तो वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसका विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ, और धीरे धीरे फिर व्यापार बढ़ने लगा और वाणिज्य का विकास हुआ, वाणिज्य का उद्योग धंधों का विकास हुआ, और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का आविष्कार हुआ, ठीक है, मोटरों का आविष्कार हुआ, इंजनों का आविष्कार हुआ, फिर बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ बच्चों, उत्पादन, प्रोडक्शन आरंभ हो गया। परिवहन जो था तेज गति से प्रारंभ हुआ, और फिर क्या हुआ, परिवहन, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, तेज गति आ गई, कार, मोटर ये सब बनने लग गई, और आपका वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या हो गया, आसान हो गया, और बहुत तेज गति से जाने लगे। और सूचना क्रांति, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, उससे पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। आप आज की बात करें तो बच्चों देखो, आज के समय पे जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी आसानी से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको घर बैठे आपको पढ़ने के लिए मिल जा रहा है। ये सब किसकी वजह से हो पाया, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से। आप तुरंत अपने घर वालों से बात कर पाते हो। पहले जमाने में इतना आसान नहीं था, पहले पत्र भेजना पड़ता था, ये सब होता था। तो अब क्या हो गया कि बच्चों सूचना क्रांति से जो पूरा विश्व है उसमें संसार, आप पूरे विश्व में कहीं भी बात कर सकते हो अपने घर बैठे। तो ये कितना आसान हो गया है, ये सहज भी हो गया है और बहुत तेज भी हो गया है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हो? तो आप देख रहे हो कि बच्चों जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, मानव की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, मानव की सोच विकसित हुई, मानव ने जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट किया, उसने उसी हिसाब से पर्यावरण में क्या किया, बदलाव किया। उसी तरीके से उसने क्या किया, चीजों का निर्माण किया, और वही क्या कहलाया बच्चों, मानवीय पर्यावरण। अब हम बात कर रहे थे कि गर्मी में हम देखो रसीला तरबूज खाना पसंद करते हैं, आपको पता ही है। सर्दी में हम क्या, मूंगफली खाना पसंद करते हैं। तो प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ये सब हम क्यों खाते हैं, देखो गर्मियों में हमें गर्मी लगती है इसलिए हम रसीला तरबूज खाते हैं। अब गर्मियों में कोई मूंगफली खाने को बोले गरम गरम, आप पाओगे आप? सर्दियों में लेकिन आपको मूंगफली अच्छी लगती है, सर्दियों में आपको ठंडा एकदम तरबूज दे दे, कोई खा पाएंगे? तो हमें क्या प्रकृति के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना होता है कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रकृति के हिसाब से क्या है, कभी कभी अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो उसी हिसाब से मानव क्या है कि प्रकृति के साथ में समरता से रहने एवं उसका उपयोग क्या है, सीखता रहता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, कहाँ की, मिजोरम में। आपको ये बताया हूँ नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में है मिजोरम, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बातें करती रहती है। म्यांमार में क्या किसकी बात करती रहती है, वो हरियाली। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो उसने रवि की उदासी देखी तो उसने कहा कि ऐसा करना, तुम हमारे घर आना, ठीक है। और उसने कहा कि हमारे यहाँ पे तुमको, म्यांमार में आओगे तो वहां पे मैं तुमको बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब दिखाऊंगी। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चियों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घर और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है बच्चों खत्म। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, पर्यावरण के सीख। हमारा जो मेन फोकस था वो किस पे था बच्चों, इस पे था, इस वाले चैप्टर पे, इस पे हमने बस पर्यावरण के घटक सीखे, प्राकृतिक वाले और मानव निर्मित वाले। मानव निर्मित घटक कैसे विकसित हुए, मानव ने कैसे इनका निर्माण किया, क्यों किया, ये सब हमने सीखा, ठीक है। और प्राकृतिक जो है वो क्यों जरूरी है, कैसे होते हैं, इनके बारे में सीखा। और हमने एक चीज सीखी पारितंत्र के बारे में, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में मैंने सीखा था। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ में एक ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप ऐसा करिएगा, इन क्वेश्चन आंसर के अपनी तरफ से आंसर लगाने की ट्राई कीजिएगा कि आपने कितना सीखा है और आपका कितने आंसर पर सही जाते हैं, कितने उत्तर आपके सही बैठते हैं। आप खुद से अपने आप को फिर आकलन कीजिएगा। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, और फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस चैनल पे आपको सारी NCERTs अवेलेबल रहेंगी धीरे धीरे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।